प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपन नया अध्याय 5 मैंने बताया था आपको। अध्याय 5 यानी पढ़ेंगे। तो अध्याय 5 में ज़्यादा अपन नहीं पढ़ते क्योंकि ज़्यादा यानी यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं परीक्षा में। मात्र आता है ओनली 1 नंबर का। इस अध्याय से कुल अंक 1 नंबर का आता है बस। तो 1 नंबर का यानी कौन सा प्रश्न आ सकता है, वही इसकी परिभाषाएँ हैं या फिर यानी इसके कुछ यानी अभिग्रहित हैं या इसकी अभिधारणा है। तो यूक्लिड की ज्यामिति जो परिचय है, मैंने आपको बताया था कि इसका यानी ज्यामिति परिचय आप अपनी पुस्तक में, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी पुस्तक में इसकी जो परिचय है, भूमिका जो दी गई है, इस भूमिका को आपको पढ़ना है। ठीक, इस भूमिका को पढ़ने पर आपको यानी समझ में आएगा कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय किस प्रकार से है। यूक्लिड ने ज्यामिति के बारे में यानी किस प्रकार से इसका मापन होता है, रेखाएँ का कोण है ना, अपनी लंब रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इसके बारे में इसमें और रेखाओं के बारे में कि क्या उसकी अभिग्रहिता है, तो उसके बारे में यानी 7 अभिग्रहिता यहाँ दी हुई है पुस्तक में, है ना, पेज नंबर 98। तो 98 में आपको दिखना है, ये लिखा हुआ है। तो 7 अभिग्रहिता को मैं यहाँ लिखा हूँ। देखिए, पहली अभिग्रहिता क्या है, ये आपको यानी 1 नंबर का आएगा। इस अध्याय से 1 नंबर का प्रश्न आएगा। 1 नंबर के लिए आपको केवल यानी इसकी जो थ्योरी है, पूरी ये थ्योरी पढ़ना है बस, है ना। तो यहाँ पर यानी दिया है यूक्लिड की अभिग्रहित का। तो अभिग्रहिता का जो नियम है, इसमें क्या दिया, देखिए। पहला नियम क्या कहता है, यूक्लिड की अभिग्रहिता का पहला नियम है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वे एक दूसरे के बराबर होती है। स्वाभाविक है कि यदि कोई एक वस्तु है, मान लीजिए, और वो वस्तु यानी वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, यानी मान लीजिए आपका ये एक वस्तु यानी मान लो है, ये एक ही वस्तु के बराबर है, ये दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये यानी यूक्लिड ने अपनी ज्यामिति इसमें परिचय दिया है। ठीक, दूसरा यानी क्या बोलता है इसका, देखिए, यदि बराबरी के बराबरी में जोड़ा जाए। अब आपको यानी इसका मैं हल बता रहा हूँ। ये अभिग्रहिता क्या है, दूसरे नंबर की अभिग्रहिता है, वो कहता है यदि बराबरी के बराबरी में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। मतलब ये है कि यदि आपके पास में आकृति ऐसी बनी हुई है, ध्यान से देखना है आपको, ये, और दूसरी आकृति ने यहाँ पर हमने बना दिया, इसके बराबरी में यानी बराबरी के बराबर हम जोड़ते हैं। जैसे मैंने इतना हमने भाग जोड़ दिया, इतना भाग दोनों आकृति में हमने जोड़ दिया, तो हमने इसको ऐसा जोड़ दिया, तो ये नहीं ऐसा बन गया, बना ना ऐसा। जब ऐसा बना तो अब ये क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, पूर्ण। ये दोनों पूर्ण क्या होंगे, यहाँ हमने प्लस कर दिया है, क्या कर दिया है, प्लस। तो प्लस किया है तो मतलब इतना भाग में जोड़ दिया, तो ये जो हिस्सा है, तो ये हिस्सा इसके क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर, यानी ये दोनों बराबर हैं। यानी ये कहता है कि यदि बराबरी के बराबरी में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। ये दूसरा यानी इसकी अभिग्रहित है। तीसरा अभिग्रहित क्या है, देखिए, तीसरा यानी अभिग्रहित है कि यदि मान लो बराबरी के बराबरी में घटाया जाए, तो आपके मान लो 2 आकृतियाँ ऐसी है, ये देखिए। अब इसको हमने इस अन्य आकृति के बराबर माना, मान लीजिए बराबर है, ये दोनों आकृतियाँ बराबर हैं। ठीक है, जब ये दोनों आकृतियाँ बराबर हैं, दोनों बराबर है। अब वो कह रहा है कि बराबरी के बराबरी में घटाया जाए, यानी इसका इतना हिस्सा घटा दें और इसका भी इतना हिस्सा घटा दें, बराबरी के बराबरी में, यानी बराबरी के बराबरी में घटाया जाए, हम इतना हिस्सा हम इसको घटा देते हैं, बराबर है, ये बराबर है ना, ये इतना हिस्सा बराबर, तो इतना हिस्सा हम कम कर दें, ये देखिए, ध्यान दें, देखना है आपको। तो ये उसका शेष बचा, और इसका भी इतना हम घटा दें, ये भी शेष होगा। तो ये दोनों यानी शेषफल भी बराबर होते हैं। यहाँ लिखा है यदि बराबरी के में बराबरी का पद घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होते हैं। तो ये आपके यानी यूक्लिड ने अपने अभिग्रहिता में ऐसी रचनाएं बताया है, ज्यामिति रचनाएं बताया है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं, चौथा नंबर, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती हों। तो संपाती हों तो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, स्वाभाविक है। संपाती मतलब जो एक वस्तु दूसरे वस्तु को ढक ले। तो यदि मान लो ये यानी एक मानो वस्तु है,
ठीक। और इस वस्तु के ऊपर पर ढकने वाला यानी संपाती, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती हों, तो दूसरे वस्तु ने अपन यहाँ ले लिया ये, और दूसरी वस्तु अपन ने ले लिया, तो दूसरी वस्तु क्या कर रहा है, ये जो दूसरी वस्तु है उसको ऐसा हम पलटेंगे, संपाती, ये दोनों वस्तु संपाती हैं। मान लीजिए हमने एक दूसरे के संपाती हों तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, तभी तो उसने ढका ना। देखिए आपका यानी ये पन्ना है, ये पेज है, ये पेज और ये पेज बराबर है, यहाँ से अपन इसको ऐसा मोड़ दिया तो क्या हुआ, आपका एक ही हुआ, है ना, ये पूरा संपाती हो गई ये कागज। तो आपका यानी संपाती मतलब ये है कि एक वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती हों तो वे एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये बराबर है, क्या ये बराबर है, ठीक है ना, ये बराबर है। तो यानी चौथा मैंने जो दिया है इस अभिग्रहिता, तो चौथा में लिखा है वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती हों तो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक। आपको समझ में आ गया, ये इसके यूक्लिड की अभिग्रहिता के नियम है। तो आपका यानी 1 नंबर का प्रश्न यहीं से कहीं से पूछ सकता है। अब यानी देखिए अब क्या बोल रहा है वो 5वें नंबर में, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब इसको हम कैसे समझाएंगे, पूर्ण अपने भाग से, मान लीजिए आपकी ये रेखा है इतनी लंबी, है ना, अब इसका हमने एक छोटा सा खंड ले लिया, ये लिया यानी ए बी अरे सी, यानी अपन ने यहाँ सी ले दिया, चलो यहाँ बी ले दिया, तो आपका पूर्ण भाग कौन सा है, ए बी, ए बी है ना, ए और बी क्या है, पूर्ण भाग है। तो पूर्ण अपने भाग से अपने इसका एक हमने हिस्सा निकाल लिया, यदि हमने इसका हिस्सा निकाल लिया ए सी, इतना भाग हमने निकाल लिया, तो ए सी जो है बताओ ए सी, तो ए सी की यानी क्या होगा, छोटा होगा, किससे होगा छोटा होगा, अपने पूर्ण भाग मतलब ए बी से, यानी ए बी से छोटा होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए बी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है ना, हमने एक रेखा से बताया हमने, तो रेखा का ये पूर्ण भाग है, तो रेखा का ये पूर्ण भाग है, उस पूर्ण भाग में से हमने एक छोटा वाला भाग हमने निकाल लिया, तो इस छोटा वाला भाग क्या करता है, वह अपने पूर्ण भाग से क्या होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, मतलब है कि पूर्ण जो है ये अपने जो छोटा वाला हिस्सा है, टुकड़ा है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है। ये यानी 5वें इसका अभिग्रहिता का नियम है यूक्लिड की। अब मैंने 6वां क्या बोल रहा है, एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तु के दुगने, हाँ, ये मान लो अपन ने जैसे कि एक वस्तु है, अपन ने एक वस्तु ले लिया 2x ले लिया, तो अपने दुगने के बराबर होता है, यानी 2x यानी 2x के बराबर होगा, तो एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, यानी बराबर होते हैं, है ना। और आधा भी यानी क्या होता है, आपस में बराबर होता है, आधा मतलब हाफ, है ना। तो एक ही वस्तु के आधे परस्पर होते हैं बराबर, और एक ही वस्तु के दुगने परस्पर क्या होते हैं, बराबर। तो आपको क्या करना है कि आधा और परस्पर यानी बराबर होते हैं, तो ये आपके सातों अभिग्रहिताओं को याद कर लेना है। ये सातों अभिग्रहिता में से कोई भी यानी अभिग्रहिता आपको यानी परीक्षा में 1 नंबर में पूछ सकता है, सत्य में, ठीक है ना। तो ये आपको यानी याद करने का दिया है। इसके बाद यानी इस यूक्लिड की अभिधारणा है, इसके बाद में आप यानी याद करेंगे यूक्लिड की अभिधारणाएं, अभिधारणाएं, हाँ, तो आप यानी क्या करेंगे, इसमें भी यानी पेज नंबर 99 यानी 99, देखिए 99 में आपका यानी पहला दिया है अभिधारणा, ये सब आपको यानी कॉपी में लिख लेना है। पहली अभिधारणा दिया है, दूसरी दिया हुआ है इधर पेज नंबर 100 में। अब हम पेज नंबर 100 का बता देते हैं, अभी हम लिखते नहीं, आपको यानी लिखना है कॉपी में, ठीक है ना। तो अभी यानी अभिधारणाएं में पहला क्या कह रहा है ना, तो पहला कहता है यदि मान लीजिए 2 बिंदु हैं, क्या है, 2 बिंदु हैं, आपको समझना है पहली अवधारणा क्या है इसकी। यदि मान लीजिए 2 बिंदु हैं, इन 2 बिंदुओं से हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं, ध्यान से देखना है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो हम क्या किए पहले बताओ, हम यानी इस 2 बिंदुओं से केवल कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, एक ही रेखा खींच सकते हैं, कितनी रेखाएं, एक, ठीक। अब लेकिन एक बिंदु रहा, हाँ, परीक्षा में आता है, प्रश्न आता है कि एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं,
एक बिंदु से। हम अभी एक के बारे में बता रहे हैं, यहाँ दो के बारे में बताए हैं। यदि एक के बारे में बताएं तो एक के बारे में हमने एक ही लिया, ए बिंदु लिया। हम एक ही बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं बताओ? हम एक ही बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत सारी, है ना, ऐसी। तो हम यानी एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन यदि दो बिंदु हो गए तो बताइए, दो बिंदु हो गए तो एक रेखा बनेगी। लेकिन यदि मान लो एक बिंदु है, हमने बी ए लिया, बी में भी हम ले सकते हैं ऐसा, बी में भी ऐसा, यहाँ पर भी रेखाएं आ सकती हैं। तो ये जो मैंने आपके पेज नंबर 100 में जो चित्र बना हुआ है, तो उस चित्र को देखना है कि ये जो चित्र है, यदि दो बिंदु दिए हैं तो दो बिंदु से हम केवल एक रेखा खींच सकते हैं, समझना है। और यदि एक बिंदु रहा तो एक बिंदु यानी मतलब ए रहा, तो ए बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, अनेक, बहुत सारी। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन दो बिंदु आ गए तो दो बिंदु आने से हमारे पास एक रेखा बनेगी, एक ही रेखा बनेगी दो बिंदु से, है ना। तो ये आपके यानी समझना है। तो ये आपकी यानी यूक्लिड की अवधारणा की पहली अवधारणा दी है। दूसरी अवधारणा क्या दिया है? दूसरी अवधारणा है कि एक यानी रेखा जो है वह यानी ए बी दी हुई है, और उसको यानी अपन दोनों ओर से असीमित रूप से हम उसका विस्तार कर सकते हैं, यानी दोनों ओर से हम उसको असीमित रूप से हम उसका प्रसार कर सकते हैं, है ना। तो ये आपकी अभी धारणा दी हुई है यूक्लिड की। तो यूक्लिड की अवधारणाओं को आप यानी पहली अवधारणा, दूसरी अवधारणा को आपको तीसरी, चौथी, पाँचवीं, है ना, ये 5-6 दिए हैं। ये आपको क्या करना है बताइए? ये पुस्तक से लिखना है, ये पुस्तक में दिया हुआ है, ये अवधारणाओं को कॉपी में लिख लेना। जैसे मैंने इसके पहले बोर्ड में लिखा था यूक्लिड की अभिग्रहिता के बारे में, तो 7वां अभिग्रहिता ये मैंने लिख दिया था। लेकिन अभिधारणाओं को मैंने बता दिया हूँ, पेज नंबर 100 में दिया हुआ है। इस पेज नंबर 100 को आपको उतारना है, ठीक। तो ये आपका पहला वाला था, तो ये आपको यहाँ से लिख लेना है। अब अपन आते हैं, हाँ, तो देखिए प्रश्नावली 5.1, यानी प्रश्नावली 5.1 में अपन देखते हैं 1 नंबर का जो आएगा तो सत्य सत्य है। मैं प्रश्न आ सकता है यहाँ का, प्रश्नावली 5.1, है ना। तो इसमें क्या दिया है? निम्न कथनों में कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तर के लिए आपका बताना है, रीजन देना है ना, कारण बताना है कि क्या है। तो पहला प्रश्न है सत्य असत्य, सत्य असत्य बताइए, बताइए। तो पहला यानी जो है एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, बताइए। मैंने अभी बताया था आपको, क्या है यहाँ लिखा है, एक बिंदु बताइए क्या लिखा है, एक ही यानी एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा। तो मैंने अभी आपको बताया था ये एक बिंदु है, हम क्या इससे एक ही रेखा खींच सकते हैं? नहीं, इससे हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, अनेक, है ना। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। उत्तर आएगा असत्य, असत्य। क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी आपको यानी एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए इसका कथन क्या रहेगा? पहला वाला असत्य हो जाएगा, है ना। आप क्या कह रहे हैं दूसरा देखिए, दूसरा यानी कह रहा है, दूसरा प्रश्न है ये यानी आंसर आएगा असत्य। परीक्षा में ये सत्य सत्य में ही आएगा 1 नंबर का। दो भिन्न बिंदुओं से
दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाले असंख्य रेखाएं तो असंख्य रेखाएं उसने बोला है। तो असंख्य रेखाएं यानी जो है कि दो बिंदु हैं भिन्न, तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। क्या, जैसे मैंने बताया था आपको, ये दो बिंदु हैं, इस दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा बनती है, असंख्य नहीं, यानी अनेक रेखाएं नहीं बनेगी। तो ये भी कथन असत्य है। उत्तर आएगा असत्य। असत्य क्यों आएगा? क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यानी हम दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। यह इसका आंसर आ गया। तीसरे नंबर में लिखा है, एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। एक शांत रेखा दोनों ओर से अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो बताइए इसमें क्या आएगा? अभी मैंने इसके पहले बताया था आपको अवधारणा में कि यदि कोई रेखा है, ये इस रेखा को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं अनिश्चित, और इस रेखा को हम इधर भी बढ़ा सकते हैं। यानी दोनों ओर से हम इस रेखा को, शांत रेखा है ये, है ना, ए और बी क्या है, हमने एक शांत रेखा बनाए, तो दोनों ओर तरफ से ये अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो इसका उत्तर आएगा सत्य। उत्तर बराबर सत्य किससे आएगा? ये यानी एक शांत रेखा को हम दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं, तो सत्य है ना, क्योंकि शांत रेखा को एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये आपका यानी प्रश्न हो गया। अब चौथा नंबर में क्या लिखा है, देखिए चौथे नंबर लिखा है, यदि दो वृत्त बराबर हों। देखिए क्या लिखा है, यदि दो वृत्त बराबर हों, दो वृत्त कैसे हों? बराबर हों, हाँ बराबर हों, तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। सत्य है। जब इन्हें दोनों वृत्त बराबर होंगे तो स्वाभाविक है क्योंकि त्रिज्या क्या होगी? बराबर होगी। तो ये इसका उत्तर भी आएगा सत्य आएगा। सत्य। कि सत्य क्यों आएगा? क्योंकि बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर होती है। ये आपका सत्य है। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। अब हमें पाँचवें नंबर में हम बता रहे हैं। पाँचवें नंबर में लिखा है, इसमें आकृति दी हुई है ना। तो आकृति यानी पीछे पेज में दी हुई है।
तो 5वें नंबर की आकृति देखिए, है ना, ए बी है ना। अब यहाँ पर है पी क्यू है और एक्स वाई है, तीनों की आकृतियाँ आपको देखना है। तो ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी एक्स वाई के बराबर होगी। जब तीनों बराबर हैं तो बराबर होंगी, है ना। ये भी यानी कथन सत्य होगा। उत्तर 5वें का आपको लिख लेना है, उत्तर लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, उत्तर सत्य। सत्य क्यों होगा बताओ? क्योंकि तीनों रेखाखंड आपस में बराबर है। क्योंकि ए बी बराबर पी क्यू बराबर एक्स वाई, क्योंकि तीनों क्या है आपस में बराबर है। जब बराबर है तो ए बी बराबर एक्स वाई है। ठीक, ये आपने लिख दिया। तो ये भी यानी कथन सत्य है। तो आपका यानी सत्य वाले 3 हो गए और असत्य वाले 2 हो गए। तो ये प्रश्न वाली 5.1 का पहला प्रश्न है। तो ये 1 नंबर का जो प्रश्न इस चैप्टर से आने वाला है, तो 1 नंबर का प्रश्न इसी यानी आधार पर आपको पूछे जाएंगे। ठीक, अब यानी अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? परिभाषा आपको बताना है कि समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, है ना, और रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, इनकी सबकी लिखना है आपको परिभाषाएं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या लिखना है? इनकी परिभाषा लिखना, समांतर रेखाएं। तो नंबर 1, समांतर रेखाएं कैसे होती है? समांतर रेखाएं बताओ। एक ही तल में 2 या 2 से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर रेखा कहलाती है। किसी तल पर 2 या 2 से अधिक ऐसी रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती और समान दूरी पर रहती है। होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर 1 बनाया, 2 बनाया, है ना, ये 3 बनाया। तो ये यानी कौन सी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाएं। ठीक, अब यानी दूसरी है लंब रेखाएं। लंब रेखा, तो लंब रेखाएं ने ऐसी 2 सीधी रेखाएं जिनका प्रत्येक बिंदु समकोण पर काटता हो, ऐसी 2 सीधी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हो, जो समकोण काटती हो, लंब रेखाएं कहलाती हैं। लंब रेखा कहलाती है। कैसा? ऐसा और ऐसा, है ना। तो ये यानी लंब रेखा कहलाती है जो एक दूसरे को 90 एंगल पर काटती है। ठीक, ये चित्र आपका बन गया। तीसरा है रेखाखंड, है ना। तीसरा क्या दिया है? रेखाखंड। तो रेखाखंड है क्या है? 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को
रेखाखंड कहते हैं। कैसे कहेंगे बताओ? यानी ये आपके दो बिंदु हो गए, इन दोनों बिंदुओं के ए और बी, तो ए और बी जो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया, ये आपका रेखाखंड की परिभाषा हो गई। फिर है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या है? ये सब यानी परिभाषाएं जो है ये सब यानी सत्य सत्य में सकती है, तो ये यानी 1 नंबर का इसमें आएगा, तो आपको 1 नंबर के लायक क्या करना है। इसके बाद में दिया है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं बताओ? ये आपका यानी वृत्त है, केंद्र बिंदु से परिधि तक की दूरी को, किसी वृत्त के केंद्र से जो वृत्त की परिधि है, इस परिधि तक की दूरी को हम उस वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, यानी इसको आर कहेंगे, आर, है ना। यहाँ से ओ से ए तक की जो दूरी है, तो इस यानी दूरी को हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या कहेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ध्यान रखेंगे, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये आपका यानी चौथा हो गया। पांचवा यानी क्या दिया है देखिए, अब यानी वर्ग की परिभाषा क्या होती है? पांचवे में दिया है वर्ग। किसी चतुर्भुज ने ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण, चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो। प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, यानी आपका यानी चारों भुजाएं कैसे होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये आपका यानी प्रत्येक कोण 90 अंश का भी हो, ऐसा। तो ये 90 अंश का कोण है, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं क्या है आपस में? ए, बी, सी और डी, चारों भुजाएं बराबर है और प्रत्येक कोण 90 अंश का है। यहाँ भी 90 अंश का है, यहाँ भी 90 अंश का है, यहाँ भी 90 अंश का है और यहाँ भी, यानी चारों कोण कैसे हैं? समकोण है। तो चारों कोण समकोण है और चारों भुजाएं बराबर है, तो ऐसे यानी आकृति को हम क्या बोलते हैं? वर्ग है ना। तो इस प्रकार से ये यानी आपकी परिभाषाएं पूरी यहाँ की हो जाती है। तो ये प्रश्न नंबर 2 था। तीसरा आप बना सकते हैं। चौथा नंबर का हम प्रश्न बता रहे हैं। चौथे नंबर प्रश्न में लिखा है, यदि दो बिंदु हैं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है, और इस आकृति खींचकर एक इसे स्पष्ट करना भी है ना। तो चलिए हम इसको बताते हैं चौथे नंबर को। चौथे नंबर में, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा है, यानी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध की जाने करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी, है ना। तो मैं चित्र आकृति खींचकर उसको बताना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो पहले मैं आपको एक यानी ए और बी दो बिंदुओं का यानी खींचते हैं रेखाखंड। ए
और बी। कह रहा है कि इनके बीच में सी बिंदु ऐसा है कि ए सी बराबर बी सी दिया है क्या दिया हुआ है, एक रेखाखंड ए बी में बिंदु सी ऐसा है कि ए सी बराबर बी सी, ये दिया हुआ है ना, ये दिया है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बताओ आपको, ए सी बराबर 1/2 ए बी, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। अब इन्हें सिद्ध करना है तो इसके हम करेंगे, क्या करेंगे, पत्ती। तो उपपत्ति में क्या होगा बताओ, एक रेखाखंड ए बी में बिंदु सी ऐसा है कि ए सी बराबर बी सी। ठीक है, ए सी बराबर क्या है, बी सी। अब इन्हें अभिग्रहिता के जो है यूक्लिड की अभिग्रहिता का नियम 2, ठीक, यूक्लिड की अभिग्रहिता 2, मैंने आपको बताया था 2 से क्या होगा, हम दोनों तरफ देखिए उसमें क्या लिखा था अभिग्रहिता में, यदि हम बराबरी के बराबरी में जोड़ा जाए तो उसका जो पूर्ण है संख्या है वो आपस में बराबर होती है ना। तो यहाँ बराबर है ही, है ना, तो बराबरी है तो बराबरी संख्या के बराबरी में ही संख्या जोड़ा जाए। हम यानी दोनों तरफ क्या जोड़ रहे हैं, देखिए यानी हमको सिद्ध करना है ए सी बराबर 1/2 ए बी। तो ए सी यानी जो है तो हम दोनों तरफ हम ए सी जोड़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ए सी धन ए सी, ध्यान से यानी ए सी हम जोड़ रहे हैं, ए सी में हमने ए सी जोड़ा है तो ए सी हमने क्या किया है, यानी बराबरी में बराबरी का पद जोड़ा जाए, यानी आपको बी सी में अभी आपको ए सी जोड़ना है, ये हुआ आपका बराबरी, यानी बराबरी का बराबरी पद जोड़ा जाए तो उसका जो पूर्ण संख्या है वो भी आपस में बराबर होती है, ये बराबर होती। ठीक है, ये यूक्लिड की अभिग्रहिता के दूसरे नियम से 2 से, है ना। अब क्या होगा, ए सी में ए सी जोड़ते हैं तो क्या आएगा बताओ, 2AC आएगा। तो 2AC बराबर क्या हो जाएगा, अब चित्र में आ जाओ, ये चित्र है आपका BC धन AC, BC धन AC बराबर होता है AB, यानी इसको हम जोड़ते हैं क्या मिलता है आपको, चित्रानुसार हमने इसको जोड़ दिया तो आया AB, यानी AC और धन BC, यानी दोनों को जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया तो क्या मिला आपको AB, क्या मिला AB। अब यानी AC में हमने AC जो है जोड़ दिया तो 2AC आया। अब यानी यहाँ पर आ गया AB, तो AC अब यहाँ से 2 से 2 का पक्षांतर तो 1/2 और क्या रहेगा AB, है ना, 1/2 AB। तो आपको इन्हें यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, है ना। तो अब ये कौन से नियम से हुआ, यूक्लिड की अभिग्रहिता के दूसरे नियम से हुआ। क्या है दूसरा नियम, मैंने आपको लिख के बताया था कि बराबरी में बराबरी का यदि पद जोड़ा जाए तो उसकी पूर्ण संख्या आपस में बराबर होती है। तो पूर्ण संख्या है मतलब है कि आपने AC है और ये BC है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो AC और BC में दोनों जगह यदि हम AC जोड़ देते हैं नियम से, तो दोनों जगह हम AC जोड़ दिए तो AC में AC जोड़ने पर आया 2AC और BC धन AC जोड़ते हैं तो आता है AB। चित्रानुसार ये चित्र ही है ना, आकृति है, इस आकृति को हमने जोड़ दिया तो मिला आपका AB। अब यानी 2 का कहीं हमने पक्षांतर तो 1/2 यानी 2 चले गया हर में, 1/2 AB, तो AC बराबर 1/2 AB। तो आपको जो सिद्ध करना था AC बराबर 1/2 AB, तो आपका यानी सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है, अब यानी सवाल तो खैर आप लोगों को आएंगे नहीं, यहाँ से 1 नंबर का जो दिया गया है तो 1 नंबर का प्रश्न आपका इतना लंबा हल करने नहीं आएगा। सत्य असत्य में और इसकी जो अभिग्रहिता के जो नियम है, तो अभिग्रहिता के जो 7 नियम लिखा है वो, और यूक्लिड की अभिधारणा
वो 7 हो। तो ये आपको इन्हें पढ़ लेना है। और ये जो प्रश्नावली 5.1 में सत्य हैं वो, और लंब रेखाएं, समांतर रेखाएं, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग, ये आपको पढ़ लेना है। और ये हमने एक प्रश्न बता दिया है, और इसके बाद में ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगला चैप्टर कल देखेंगे नया, है ना। तो अध्याय 5 यहाँ पर इन्हें खत्म करते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।